उसको हम क्या किए, केमिकल से उड़ा दिए। उसका छिलका जो है, सेल वॉल, अंडा एक सेल है, तो सेल वॉल को कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सेल वॉल कुछ का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको केमिकल द्वारा हमने उड़ा दिया। सबको देखा था, उड़ते हुए देखा था कल का। अब यहाँ पर जो है, इसके बाद हम उसको क्या किए, एक सादा पानी में डाले, एक अंडा को एक जो है नमक के घोल में डाले। ये जो है एक अंडा, इसमें देखिए इसका फिगर भी एक पहले। अब ये जो है एक ही जगह रख देते तो आपको क्लियर हो जाएगा देखने। अब ये देखिएगा, इस अंडा का जो सेल वॉल था वो अब केमिकल से उड़ा दिए। अब ये जो है, ये जो देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये छिलका नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। आपको हाथ से छूने के लिए देखना, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में हो गया कोशिका झिल्ली। ये एसपीएम है। क्या है? एसपीएम। अब कोई लड़का बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? थोड़ा सा केमिकल नमक डालने में कमी कर दी। छोटा कौन है, बड़ा कौन? ये छोटा, ये छोटा थोड़ा टाइट भी लगेगा। इसमें से पानी निकल गया। इसको हम डाले थे नमक के घोल में। किस में डाले थे? नमक के घोल में डाले, इसका पानी निकल गया। इसके अंदर से पानी निकल गया, इसके अंदर से पानी निकल गया। इसमें परासरण की क्रिया हुई। इसमें जो प्रोटीन है, अंडा का जो उजला भाग है उसको एक व्हाइट कहते हैं, वो प्रोटीन है। एक एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के कण बड़े होते हैं, प्रोटीन के कण वे इससे नहीं निकला, प्रोटीन के कण इससे नहीं निकले। क्या निकला? पानी निकल गया। नमक के घोल में डाले, पानी निकल गया। पानी निकल गया, साइज में छोटा हो गया। साइज में इसके अंदर से पानी निकल गया, इसके अंदर से पानी निकला, साइज छोटा हो गया। इसको हम डाल दिए सादा पानी में। इसके अंदर में देखोगे पूरा पानी इसमें भर गया है, इसके अंदर में पानी भर गया। तो सादा पानी के घोल में डाले, इसके अंदर में पानी प्रवेश कर गया, इसके अंदर में पानी प्रवेश कर गया। ये थोड़ा साइड में बड़ा हो गया। इसके अंदर में क्या हो गया? झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, एसपीएम है, अर्धपारगम्य में झिल्ली है। इससे हो, इसमें क्या हुआ? पानी के घोल में पानी में डाले तो पानी का कण इसमें प्रवेश कर गया। तो पानी का कण प्रवेश कर गया इसमें, साइज इसका बड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ? इसको नमक के घोल में डाले, इसमें से पानी निकल गया, इसमें से पानी निकल गया, इसका साइज छोटा हो गया। तो दोनों में परासरण की क्रिया हुई, दोनों में परासरण की क्रिया हुई। परासरण की क्रिया में क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण आर पार गुजर सकते हैं, लेकिन विलय के कण नहीं, विलय के कण नहीं। जो कण जो जैसे इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन के कण साइज में बड़े होते हैं, वो नहीं निकल सकते हैं, पानी निकल सकता है। ये जो है इसमें परासरण की क्रिया हुई। क्या हुई? परासरण की क्रिया हुई। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है? अब तनु गोल सांद्र गोल के बारे में यहाँ पर समझना है। इसमें तनु गोल सांद्र गोल, एक सेकंड। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब ये देखिए एक घोल है, इसमें एक घोल है, इसमें एक घोल है। इसमें सोल्यूट ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें सोल्यूट ज्यादा है, इसमें सोल्यूट देखिए थोड़ा कम नीचे है। तो सोल्यूट इसमें विले जो है कम है, इसमें विले ज्यादा है, इसमें विले ज्यादा है, इसमें विले कम है। तो बताइए ये कौन घोल है, कौन घोल है? एक अधिक है, एक कम है। ये सांद्र घोल, इसको तनु घोल। और इसमें इस भाषा में बोले गए इसको हाइपरटोनिक, जिसमें ज्यादा घुला हुआ है उसको कहता है हाइपरटोनिक। ये हाइपरटोनिक, इसमें कम है, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। इसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है। इसमें सोलवेंट देखिएगा, पानी जो है सोलवेंट है। बीच में जो है, बीच में हमने एसपीएम डाला,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाला है। इसमें क्या डाला? बीच में देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा इधर से तो आपको दिखाई पड़ेगा एसपीएम इसमें हम डाल दिए। इसके भीतर में एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बीच में सेमी परमिएबल, इसमें पाइप लगा हुआ है, अंदर में पाइप लगा हुआ है यहाँ से वहां तक, और इसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य में झिल्ली है। ये सांद्र घोल है, तनु घोल है। इसका देखिएगा प्रेशर जो है ज्यादा है, इसका प्रेशर इसमें जो है प्रेशर ज्यादा है। पिस्टन उठा हुआ है, पिस्टन है ये, कौन सी पिस्टन है, तो पिस्टन उठा हुआ ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर में प्रेशर ज्यादा है, तब तो धक्का मारा। इसका प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। तो प्रेशर जो बनता है सोल्यूट के पार्टिकल से, इसमें सोल्यूट का पार्टिकल कम है तो प्रेशर इसके अंदर में कम है, इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सांद्र घोल है, इसमें ये तनु घोल है, इसका विलायक, तनु घोल का विलायक मतलब पानी का कण एसपीएम से होकर के ये सांद्र घोल में प्रवेश करता है। यानी सांद्र घोल में एसपीएम से होकर के तनु घोल का विलायक कण, तनु घोल का विलायक कण एसपीएम से होकर, फिर से देखिएगा, तनु घोल का विलायक कण एसपीएम से होकर के सांद्र घोल में प्रवेश करता है। सांद्र घोल में इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण। परासरण की क्रिया हो रही, पिस्टन ऊपर उठ रहा है, परासरण की क्रिया हो रही, इसका पानी इसमें जा रहा है, विलायक कण इसमें जा रहा है। ध्यान से देखो, परासरण की क्रिया हो रही, किसमें हो रही? तनु घोल से सांद्र घोल में प्रवेश कर रहा पानी का कण, इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर को रोकना है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका प्रेशर, तो प्रेशर पिस्टन ऊपर जा रहा है, हम इसको पिस्टन को रोक पकड़ लें, इसको पकड़े हुए पिस्टन ऊपर उठ रहा है, पिस्टन हम इसको पकड़ लिए, इसको बाहर से एक प्रेशर लगा दिए, और बाहर से प्रेशर लगा दिए, पिस्टन की का जो गति था ऊपर जाने का वो रुक गया, हम परासरण की क्रिया को रोक दिए। सांद्र घोल हम दाब किधर लगा रहे हैं? दाब इसमें लगा रहे हैं, सांद्र घोल में। किधर लगा रहे हैं? सांद्र घोल में, क्योंकि विलायक का कण सांद्र घोल में प्रवेश कर रहा है तो प्रेशर इसका बढ़ेगा, और इसमें विलायक का कण यदि आएगा ज्यादा तो प्रेशर बढ़ेगा। उस इसमें परासरण की क्रिया को रोकना है तो हम प्रेशर किधर लगाए? परासरण की क्रिया हो रही है, इसका विलायक कण इसमें आ रहा है तो परासरण हो रहा है, हम परासरण की क्रिया को रोकना चाहते हैं तो प्रेशर किधर लगाना होगा? सांद्र इसको पिस्टन को पकड़ेंगे, बाहर से दबाव लगाएंगे, बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, इससे क्या होगा? परासरण की क्रिया रुक जाएगी। परासरण की क्रिया, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आपको किधर प्रेशर लगाना होगा? सांद्र घोल की ओर प्रेशर लगाना है, बाहर से प्रेशर लगाना है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। उस प्रेशर को हम पाइप से सूचित करते हैं और उसी प्रेशर का नाम है परासरण दाब। क्या नाम है? परासरण दाब। तो परासरण दाब एक अनुसंग गुणधर्म है, परासरण दाब एक अनुसंग गुणधर्म है, क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है तो परासरण की क्रिया भी इसमें, परासरण की क्रिया इसमें तो तेजी से होगा। इस क्रिया को रोकने के लिए सांद्र घोल में हम प्रेशर लगाएंगे, ये बाहरी प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा करके प्रेशर परासरण की क्रिया को मैंने रोक दिया और इस घटना को परासरण कहते हैं। परासरण, जिस दाब से आपने परासरण की क्रिया को रोका, जितना दाब लगाया सांद्र घोल में, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब क्या है समझ में आ गया? जिस दो घोल है, इसका परासरण दाब कम है, इसका परासरण दाब अधिक है, इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, इसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। ये कब तक प्रवेश करेगा इसमें? ये देखिएगा, इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है। जब विलायक का कण इसमें आएगा, जब विलायक का कण इसमें आएगा तो प्रेशर घटेगा। ये विलय के कण के कारण प्रेशर है। किसके कारण प्रेशर? विलय का कण जब इसमें विलायक आएगा, इसकी सांद्रता घटेगी, इसकी सांद्रता। ये कब तक परासरण की क्रिया होगी? तब तक होगी जब तक कि दोनों की सांद्रता सेम न हो जाए, जबकि दोनों की सांद्रता, जब तक कि दोनों का परासरण दाब समान नहीं हो। जिसका परासरण दाब कम है, इसका अधिक है, इसमें विलायक आएगा, प्रेशर इसका, परासरण इसका इसमें हो रहा है, इसका प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटते घटते इसके बराबर हो जाएगा। जब इसका प्रेशर घटेगा, देखिए ध्यान से, प्रेशर घट रहा है, विलायक का कण इसमें आ रहा है, प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घटते घटते कब तक घटेगा? जब तक कि आप देखो दोनों का प्रेशर सेम हो गया, दोनों का प्रेशर, और ये प्रेशर इसका प्रेशर सेम हो गया। अब दोनों घोल, दो घोल है, अब दो घोल है, इसका परासरण दाब, इसका परासरण दाब दोनों का समान हो गया।
अब जब दो घोल का प्रसारण दाब समान हो तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब ये आइसोटोनिक हो गया। पहले था ये हाइपरटोनिक, ये था हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक और प्रसारण की क्रिया हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में हो रहा है और तब तक होगा जब तक कि दोनों का प्रेशर समान न हो जाए, और जब समान हो जाएगा तब हम बोलेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक में प्रसारण दाब क्या होता है? दोनों का प्रसारण दाब समान होता है। और हाइपरटोनिक में हाइपरटोनिक का प्रसारण दाब ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक का प्रसारण दाब कम होता है। और इसका प्रसारण की क्रिया तनु घोल से शांत घोल की ओर हो रहा है और तब तक होगा जब तक कि दोनों का प्रसारण दाब समान न हो जाए, तब बोलेंगे आइसोटोनिक। अब तुम कोई बच्चा बोल सकता है हाइपरटोनिक घोल क्या है? हाइपरटोनिक घोल किसे कहते हैं? इसका हिंदी में नाम है अति पराश्रयी विलयन। अति पराश्रयी विलयन क्या है? जिस विलयन का प्रसारण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक हो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हाइपोटोनिक किसे कहते हैं? दो घोल हो जिसमें वह घोल जिसका प्रसारण दाब दूसरे घोल की तुलना में कम हो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो मतलब कम होता है। हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या है? जब दो विलयन का प्रसारण दाब समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। तो मनुष्य का जो रक्त है, मानव का रक्त जो है, और जो पानी जो चढ़ाया जाता है, सलाइन सुना होगा, सलाइन चढ़ाया जाता है, तो सलाइन में क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है, NaCl होता है। NaCl उसमें घुला रहता है, वो 0.9% होता है। 0.9% सलाइन वाटर जो होता है, मानव रक्त का प्रसारण दाब जो होता है और 0.9% वाले नमक का जो घोल होता है, दोनों का प्रसारण दाब समान होता है। दोनों का प्रसारण दाब समान होता है। मानव रक्त और 0.9% वाले नमक के घोल क्या होते हैं? आइसोटोनिक होते हैं। क्या होते हैं जी? आइसोटोनिक होते हैं। अगर किसी आदमी को सादा पानी डिस्टिल वाटर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। आदमी क्यों मर जाएगा? तो ब्लड सेल में जो है पानी चढ़ा दिया, ब्लड में पानी बढ़ गया, अब जो है वो पानी कहाँ जाएगा? ब्लड सेल में जाएगा। किसमें जाएगा? ब्लड सेल धीरे धीरे फूलने लगेगा, फूल करके वो फट जाएगा। ब्लड सेल जब फट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। नहीं समझे? यानी आदमी को अगर सादा पानी चढ़ा दिया जाए तो वह ब्लड का सेल जो है उसमें पानी घुस जाएगा, क्योंकि उसका सेल का जो मेम्ब्रेन है वो अर्धपारगम में झिल्ली है, वह झिल्ली से होकर के पानी चला जाएगा किसमें? ब्लड सेल में चला जाएगा। और ब्लड सेल क्या होगा? फूल जाएगा, फूल जाने के बाद फट जाएगा और आदमी की मौत हो जाएगी। तो आदमी को क्या सादा पानी चढ़ाना चाहिए? नहीं। तो अब बताइए आपको, अब जो है पानी है, जो सलाइन वाटर है, वो पानी लेकर के उसमें आप कुछ नमक और डाल दीजिए, तो नमक डाल दीजिए। 0.9% से ज्यादा हो गया कंसेंट, पहले था 0.9%, अब उसमें नमक और डाल दीजिए तो क्या हुआ? 0.9 से ज्यादा हो गया, 0.9 से ज्यादा हो गया। वो पानी आपने चढ़ा दिया किसी आदमी से, तो वह जो चढ़ा दिया, अब ये जो है, ये जो नमक का घोल है उसमें ज्यादा नमक आ गया, 0.9% से ज्यादा हो गया, वो हाइपरटोनिक हो गया। अब ब्लड सेल क्या है? हाइपोटोनिक। अब ब्लड सेल का पानी जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब ब्लड सेल का पानी निकलेगा, ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा, तो ब्लड सेल जब सिकुड़ जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा, आदमी मर जाएगा। यानी नमक का घोल भी ज्यादा देने से, चढ़ाने से आदमी मर सकता है, सादा पानी के चढ़ाने से भी आदमी मर सकता है। तो चढ़ाना क्या है? 0.9% वाले सलाइन वाटर। ये आपको इस समझ में आ गया? तो थोड़ा जल्दी लिख लीजिएगा 2 मिनट में। प्रसारण क्रिया क्या है जाने? अब ये 2 मिनट लिख लोगे, बाद में उतार दो। ये जो समझा दिए तुम उतार लिखोगे। प्रसारण क्रिया समझ में आ गया ना? प्रसारण समझा कि तुम लोग? लिखो प्रसारण क्रिया, प्रसारण लिखो, प्रसारण। ऑस्मोसिस जल्दी लिखेगा। प्रसारण ऑस्मोसिस, प्रसारण ऑस्मोसिस अंग्रेजी लिखे, लिखो। वह प्रक्रम जिसमें तनु घोल का विलायक कण, वह प्रक्रम जिसमें तनु घोल का, जल्दी लिखो, वह प्रक्रम जिसमें तनु घोल का विलायक कण, तनु घोल का विलायक कण एसपीएम से होकर
सांद्र विलयन की ओर प्रवेश करता है, 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 कौमा परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब लिखो परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा। अब लिखोगे, अब आपने जो देखा परासरण दाब क्या है, सांद्र विलयन की ओर लगाया गया अतिरिक्त दाब, दाब किधर है। अब लिखोगे परासरण क्रिया को रोकने के लिए, डेफिनेशन लिखोगे, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए परासरण क्रिया को रोकने के लिए सांद्र घोल, सांद्र घोल में, सांद्र घोल में लगाए गए अतिरिक्त दाब, सांद्र घोल में लगाए गए अतिरिक्त दाब, सांद्र घोल में लगाए गए अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब, इसमें दाब इधर लगा रहे हैं, अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। लिख लीजिए, इसे पाए से सूचित किया जाता है, इसे पाए से सूचित किया जाता है, इसे पाए से सूचित किया जाता है, इसे पाए, पाए जानते हो ना, पाए सिंबल है, पाए से सूचित किया जाता है, फुल स्टॉप। परासरण दाब विलयन का अनुसंग गुणधर्म है, परासरण दाब विलयन का, परासरण दाब विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है, परासरण दाब विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है। पैराग्राफ चेंज कर दो, परासरण दाब संबंधित वान डे हॉफ का नियम, परासरण दाब संबंधित वान डे हॉफ का नियम। परासरण दाब संबंधित वान डे हॉफ का नियम, वान डे हॉफ कैसे लिखो, वान डे हॉफ का नियम। अब ये देखोगे विलयन का परासरण दाब दो चीज पर निर्भर करता है, एक इसकी मोलरता पर, इस विलयन की मोलरता कितनी है, और दूसरा टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे परासरण दाब बढ़ जाएगा। इसमें मोलों की संख्या बढ़ाओ, मोलों की संख्या बढ़ाएंगे परासरण, इसमें मोल अधिक है, कण अधिक है तो मोल अधिक है, विलय के मोल अधिक है तो परासरण दाब इसमें अधिक है, इसमें मोल कम है परासरण दाब कम है, यानी मोलों की संख्या बढ़ाने से परासरण दाब बढ़ता है, यानी मोलरता का समानुपाती होता है, मोलरता का। तो यहाँ पर मोलरता को हम लोग सी से लिखेंगे, कौन सी से, सी से लिखेंगे। तो लिखिएगा किसी विलयन का परासरण दाब, जल्दी से, किसी विलयन का परासरण दाब किसी विलयन का परासरण दाब, ब्रैकेट में पाई लिख दो, किसी विलयन का परासरण दाब, विलयन की मोलरता,
विलयन की मोलरता, इसी का दूसरा नाम मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण को अंग्रेजी में कहता है मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर सांद्रण का मोलर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का पहला अक्षर सी, मोलर सांद्रण सी, तथा 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 परमताप, परमताप, परमताप जो टेम्परेचर को हम केल्विन में व्यक्त करते हैं, जिस टेम्परेचर को हम केल्विन में व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? परमताप। परमताप T का सीधा समानुपाती होता है, का सीधा समानुपाती होता है। लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो। अब इसको लिखो, इसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। जल्दी से इसे परासरण दाब का नियम कहते हैं, इसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। देखोगे परासरण दाब का गणितीय निरूपण, परासरण दाब का गणितीय निरूपण। तथा विलय के मोलर मास, विलय के मोलर मास, विलय के मोलर मास को कौन सी से लिखते हैं? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो? M2, सही बोल रहे हो। विलय के मोलर मास M2 की गणना, M2 की गणना। अभी आपने देखा परासरण दाब दो चीज पर निर्भर करता है, विलयन की मोलरता, विलयन की और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो दो चीजें समानुपाती है, वो आप देखेंगे। इसको लिख लिए इसको। क्या लिखने पा रहे? जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हो थोड़ा देर बाद उतारना, वो लिखो। पाए परासरण दाब है, समानुपाती, ये है परासरण दाब। क्या है गुरु? परासरण पाए समानुपाती है सी का। ये क्या है? मोलर सांद्रण। ये क्या बोलो? मोलर सांद्रण। और ये समानुपाती सी का और किसका है? बोलो टी का। टी है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। जो टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं परमताप। क्या कहते हैं जी? परमताप, टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखोगे दोनों को समान मिला दो, या पाए समानुपाती दोनों मिल जाएगा तो सी और टी हो जाएगा। सी और टी एक साथ होगी। सी का भी समानुपाती है, टी का भी समानुपाती है, दोनों को हमने मिला दिया तो सी और टी एक साथ होगी। पाए समानुपाती सी एंड टी हो गया। क्लियर? देखिए या पाए बराबर। अब बताइए समानुपाती किसी को हटाएंगे, कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट में यहाँ पर लिखेंगे गैस कांस्टेंट आर। कौन कांस्टेंट? आर। आर सी टी, आर सी टी। जहां आर क्या है तो विलयन, लेकिन गैस नियतांक कहलाता है। गैस नियतांक आपने पढ़ा होगा जी सर। हाँ, जहां
आर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है, गैस की तरह काम करता है, गैस में जो काम विलियन में जो फंक्शन हो रहा है गैस की तरह हो रहा है। आर गैस कांस्टेंट, आर का मान आप लोग पढ़े 11th में। आर का मान कोई बच्चा बताइए तो, आर का मान ख्याल है किसी को? 0.08 सब भूल गए? कितना भूलिएगा तो कैसे होगा? 0.082 आर का मान। आर बराबर क्या है? 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 11 में बताया गया था। आर का मान 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और इसमें लीटर एटीएम जगह बार का प्रयोग करो। 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। और एसआई सिस्टम में इसका मान होता है, आपको पता होगा, एसआई सिस्टम में आर का मान होगा, कोई ख्याल है किसी को? 8.314 8.314 आर का एसआई मान होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर 3 मान है, तो इसका मान आपको इस चैप्टर में जरूरी पड़ेगा। इसका मान जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरी पड़ेगा। 8.314 का वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरी पड़ेगा, इसको लिख लीजिए। आर का मान थोड़ा फास्ट में लिखे, 1 मिनट लगेगा। और आर का मान एक ख्याल कर लें, जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े हैं वो ख्याल करें। आर का वैल्यू ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट इसको सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं। अच्छा चलिए, तो C बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा CRT RCT जो बोलिए पहले C लिख दीजिए। RT गैस में होता है PV NRT होता है, सुने होंगे। अच्छा CRT। C क्या है? मोलर सांद्रण। C क्या है? मोलर सांद्रण। नीतीश कुमार बताएगा मोलर सांद्रण यानी मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता 1000 गुणा W2 क्या होगा? चलिए जो नहीं लिखे 1 मिनट में उतार लीजिएगा, लिखिएगा C क्या है? मोलर सांद्रण 1000 गुल्ली का भाग ग्राम में, W यहाँ V लिखते हैं, V ml में, होल का आयतन ml में, M2 ये M2 होता है C का मान। ये क्या है? W2 क्या है? W2 है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। V है विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में। और M2 क्या है? कोई इंसान बोलिए। विलेय का मोलर मास। चलिए आप लोगों को ख्याल है विलेय का मोलर मास, विलेय का मोलर मास। हमको इसी का वैल्यू निकालना है। अब लिखिए अतः पाई इक्वल टू क्या होगा? C का मान बढ़ाइए, C का मान बढ़ाइए आप लोग। अरे CRT है ना जी, C का मान बढ़ाइए। C का मान क्या है? 1000 into W2 V ml में है गुना M2। ये C का मान है इंटू क्या है? RT इंटू RT। C का वैल्यू हमने बैठाया, C का वैल्यू यहाँ बैठाया। C का मान मोलरता का मान ये RT है, हमको निकालना क्या है? कोई इंसान बोलो। M2। चलिए शानदार जवाब है आपका, M2 निकालना है। तो राधा जी आप बतावे M2 कैसे होगा? M2 आएगा पाई की जगह, पाई चला जाएगा M2 की जगह, है ना? अच्छा रानी कुमारी कौन है? कोई नहीं है? M2 बताइए। M2 इक्वल टू M2 बहुत बच्चे लिख देंगे, बहुत बच्चे लिख देंगे। हाँ शानदार जवाब है। हाँ ये जो है M2 इक्वल टू, ये जो है हम पहले RT को उतार देते हैं। किसको उतार रहे हैं? RT। किसको उतार रहे हैं? RT। थोड़ा सजा के लिख रहे हैं, RT डिवाइडेड बाय RT है डिवाइडेड बाय पाई चला गया नीचे, पाई आ गया नीचे, पाई आ गया नीचे। और जो है अब बताओ
नीतीश जी W2 शानदार जवाब है। डिवाइडेड बाय VML में, VML में, और गुना 1000 को लास्ट में कर दिए, 1000 को लास्ट में कर दिए। शानदार जवाब है। और ये जो है M2 की गणना हो गया। इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, आप रहने दीजिए क्लास, इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे सभी बच्चे। हमको लगता है सभी बच्चे समझे, नहीं समझे तो कल हम रिविजन करेंगे इसका, कल हम एक बार रिवाइज कर देंगे। अनामिका समझदार क्या होगा ये समझे, पराक्रम की क्रिया क्या है, पराक्रम क्रिया समझदार क्या होगा, कितना शानदार चीज है। और बात से अभी को पूछा और बिहार से पूछेगा ही पूछेगा। चलिए